नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एजुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जो कि है प्राचीन भारत का इतिहास। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करते हों, स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हों, या फिर कोई भी रेलवे या एसएससी से संबंधित परीक्षा की आप तैयारी करते हों, तो आपके पाठ्यक्रम में ये चैप्टर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है, इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो प्राचीन भारत के इतिहास को इसके स्रोतों या फिर जो लिपि पाई गई है उसके आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं और उनके बीच मूलभूत अंतर क्या होती है, सबसे पहले इसे समझते हैं। तो जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसे 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। सबसे पहले हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल हम लोग उस कालखंड को कहते हैं जिस समय के जो साक्ष्य हैं वो केवल पुरातात्विक है, अर्थात कि किसी भी प्रकार का लिखित या फिर साहित्यिक साक्ष्य हमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में नहीं पता चलता है। जैसे कि इतिहास का जो पाषाण युग है, ठीक है, जो हम लोग पाषाण काल कहते हैं, पाषाण काल, तो पाषाण काल के जो भी हमें साक्ष्य मिलते हैं वो पुरातात्विक अवशेषों से मिलते हैं। हमें जो अवशेष मिलते हैं मनुष्य के अस्थिपंजर से, या फिर जो पत्थरों के बने हुए कुल्हाड़ी मिले हैं, या फिर जो मृदभांड बने हैं मिले हैं, अर्थात कि जो मिट्टी के बने बर्तन मिले हैं, उन सभी से हम लोग पता करते हैं कि जो पाषाण काल का कालक्रम रहा होगा वो प्रागैतिहासिक काल में रहा होगा, क्योंकि उस समय किसी भी प्रकार का लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। उसके बाद जो आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल हम लोग प्राचीन भारत के उस काल को कहते हैं जिस समय के जो अवशेष है वो पुरातात्विक भी है और लिखित भी है, ठीक है, और उनको पढ़ पाना संभव नहीं है। अर्थात कि जैसे कि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करते हैं, इन दोनों ही सभ्यताओं के हमें लिपि भी मिले हैं और गुफा चित्र भी मिले हैं, परंतु उस लिपि को अभी तक पढ़ पाना संभव नहीं हो पाया है, ठीक है। हो सकता है भविष्य में इस प्रकार के आविष्कार हो और पुरातत्वविद उन लिपि को समझ पाए, परंतु अभी तक उन लिपि को पढ़ पाना संभव नहीं हो पाया है, ठीक है। और ऐतिहासिक काल हम लोग उस काल का खंड को कहते हैं जिस समय के पुरातात्विक और लिखित, अर्थात कि साहित्यिक स्रोत दोनों ही प्रकार के साक्ष्य हमारे पास मौजूद है और उनको पढ़ पाना भी संभव हो पाया है। जैसे कि वैदिक काल और उसके बाद के जितने भी काल आते हैं, जैसे कि महाजनपद का काल, गौतम बुद्ध का काल, जैन धर्म का काल, उसके बाद मौर्य साम्राज्य का काल, इन सभी काल के बारे में हमें पुराणों में, साहित्यों में वर्णन मिलते हैं, जिसके कारण हम लोग इसे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। आज का जो चैप्टर होने वाला है वो मुख्यतः प्रागैतिहासिक काल से संबंधित होने वाला है। इसके बाद के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे, उसके बाद महाजनपद पढ़ेंगे, फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आते आते हम लोग मौर्य साम्राज्य के कुछ वीडियोस आएंगे, फिर प्राचीन भारत के इतिहास के वीडियोस को हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस चैप्टर को जानते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो भारत में सबसे पहले प्रागैतिहासिक शब्द का जो उपयोग किया गया था वो एक नाम याद रखिएगा, डेनियल विल्सन, ठीक है। तो डेनियल विल्सन के द्वारा 1850 में इस शब्द का उपयोग सर्वप्रथम भारत में किया गया था, ठीक है। यहाँ पे एक बात गौर कीजिएगा, जो पुरातात्विक शोधकर्ता थे उनके जो नाम है वो अंग्रेजी के मिलते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भारत में 1700 ईस्वी से लेकर के 1947 तक अंग्रेजों का शासन रहा, तो उस समय काल में जो भी शोध कार्य हुए, जो भी खोज हुए, वो अंग्रेजों के द्वारा किए गए, या फिर अगर भारतीय का नाम भी मिलता है तो उनके जो मुख्य हुआ करते थे पुरातत्व विभाग के, वो अंग्रेज ही हुआ करते थे, ठीक है। तो ये नाम आप याद रखिएगा कि डेनियल विल्सन के द्वारा सबसे प्रथम प्रागैतिहासिक काल नामक शब्द का उपयोग किया गया।
और एक नाम आता है रॉबर्ट ब्रूस फूट। ये नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीसीएस एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जो रॉबर्ट ब्रूस फूट थे उस समय भारतीय पुरातत्व के प्रमुख के रूप में थे, अर्थात कि सबसे पहले जो शोध कार्य किए गए भारत में पुरातात्विक काल से संबंधित वो रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा किया गया। और एक नाम यहाँ पे याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, क्या नाम है? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम वो व्यक्ति थे जिन्हें भारत के पुरातत्व के पिता के रूप में हम लोग जानते हैं, तो इस नाम को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 महत्वपूर्ण नाम मैंने बताया, वो 3 नाम कौन कौन से थे? पहला तो डेनियल विल्सन, जिन्होंने प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया। उसके बाद रॉबर्ट ब्रूस फूट, जिन्होंने भारत में सबसे पहले पुरातत्व से संबंधित शोध कार्य किए। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में हम लोग जानते हैं। आगे चलकर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, और ये नाम याद रखिएगा, इनका नाम था जार्गेनस थॉमसन। इनका नाम याद रखिएगा, किसी किसी बुक में आपको जेम्स थॉमसन के नाम से भी मिल जाएंगे। ठीक है, जेम्स थॉमसन जो थे वो डेनमार्क, ये भी याद रखिएगा, डेनमार्क पुरातात्विक संग्रहालय के प्रमुख हुआ करते थे उस समय। तो ये जो हम लोग बात कर रहे थे वो भारतीय लेवल पर बात कर रहे थे, परंतु ये जो जार्गेनस थॉमसन है, इन्होंने सर्वप्रथम वैश्विक तौर पर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजन करने का कार्य किया था। वो 3 भाग कौन कौन से थे? पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। इन तीनों ही काल को किस आधार पर बांटा गया था? तो जैसे जैसे मानव का विकास होता गया, उनके बुद्धि का विकास हो गया, वैसे वैसे वे जितने भी धरती पर संसाधन मौजूद थे उनका उपयोग कर अपना जीवन को सरल बनाना शुरू कर चुका था। तो जिस समय काल में मानव द्वारा पत्थर का उपयोग किया गया, पत्थर से बने हुए औजार का उपयोग किया गया, उस काल क्रम को हम लोग पाषाण काल के रूप में जानते हैं। और जिस काल में कांसे का अर्थात कि कांस्य धातु का उपयोग किया गया, उस काल को हम लोग कांस्य काल के रूप में जानते हैं। और जिस काल में लोहे का सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ, उस काल को हम लोग लौह काल के रूप में जानते हैं। कांस्य काल अर्थात कि ये कांस्य जो धातु है वो टीन और तांबा का मिश्र धातु होता है। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। आगे चलकर पाषाण काल को फिर 2 भागों में बांटा गया। इनका नाम भी आप याद रखिएगा, जॉन लुबाक। ठीक है, जॉन लुबाक। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप जार्गेनस थॉमसन का नाम भूल सकते हैं, परंतु जॉन लुबाक का नाम आप भूलने की गलती ना करें, क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है। इस प्रकार से प्रश्न आया था कि जो नवपाषाण काल है, इस शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो वो जॉन लुबाक के द्वारा किया गया था। जॉन लुबाक ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने पाषाण काल को 2 भागों में विभाजित किया, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल, जिसके आधार पर हम लोग वर्तमान में भी पाषाण काल को 3 भागों में पढ़ते हैं। तो जो वर्तमान में पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया था, उनका जो आधार था वो जॉन लुबाक के विभाजन का ही आधार था। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि अभी से आपको कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, सबसे पहले जो प्राचीन भारत का इतिहास है, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पुनः प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया। वो 3 भाग कौन कौन से थे? पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। पाषाण युग को जॉन लुबाक ने फिर 2 भागों में विभाजित किया, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल को हम लोग पेलियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। ठीक है, पेलियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं, जबकि नवपाषाण काल को हम लोग नियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में जो हम लोग पाषाण काल कहते हैं, ठीक है, जिसको स्टोन एज कहा जाता है, स्टोन एज का जो अध्ययन करते हैं, उसका वर्गीकरण का जो आधार था वो जॉन लुबाक के द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया था,
वही आधार से हम लोग इसे आज पढ़ते हैं। तो पाषाण काल का विभाजन 3 भागों में वर्तमान रूप से हम लोग पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल अर्थात कि पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल अर्थात कि मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, और नव पाषाण काल अर्थात कि नियोलिथिक एज। ठीक है, नियोलिथिक एज। अब इनके समय अंतराल को जान लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उनको आप जब जानेंगे तभी आप इस चैप्टर के साथ कनेक्ट हो पाइएगा। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल का जो समय अंतराल है वो 25 लाख BC से 10,000 BC तक के काल को माना गया है। ठीक है, किसी किसी किताब में आपको 25 लाख के जगह 6 लाख भी मिलेंगे क्योंकि इस प्रकार का जो समय होता है उनका कोई सटीक जानकारी हमें अभी तक पता नहीं चला है। ठीक है, मध्य पाषाण काल के जो समय को माना जाता है 10,000 BC से लेकर 4,000 BC के काल को हम लोग मध्य पाषाण काल के रूप में जानते हैं, और नव पाषाण काल के जो समय को 4,000 BC से 1,000 BC तक के काल को माना जाता है। ठीक है, तो इन तीनों ही काल के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं पूरा पाषाण काल में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया पूरा पाषाण काल का जो समय अंतराल था वो 25 लाख BC से 10,000 BC के बीच में माना जाता है, अर्थात कि 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के बीच के काल को हम लोग पूरा पाषाण काल के रूप में जानते हैं। किसी किसी किताब में आपको 20 लाख BC या फिर 6 लाख BC भी मिलेंगे। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी स्थान पर जो अवशेष मिलते हैं उनका कार्बन 14 डेटिंग किया जाता है, उस हिसाब से उस अवशेष का समय निकाला जाता है, तो वो भिन्न भिन्न हो जाता है। इसीलिए अलग अलग किताब में इसका जो डेट है वो भिन्न भिन्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और इस प्रकार का जो डेट होता है वो परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि कोई निश्चित डेट इसका नहीं होता है। इस समय जो जीवन का आधार था, ठीक है, वो आखेट का जीवन था, अर्थात कि शिकारी जीवन था। लोग शिकार करके अपना पेट पालते थे तथा अपना परिवार का भरण पोषण करते थे। इसे खाद्य संग्रह का काल भी कहा जाता है। इस समय किसी भी प्रकार से कृषि या फिर पशुपालन का विकास नहीं हो पाया था। ठीक है, आप देखेंगे जो पूरा पाषाण का काल है वो 25 लाख BC से लेकर के 10,000 BC बहुत अधिक समय अंतराल है। इसी समय अंतराल को ध्यान में रखते हुए इसे पुनः 3 भागों में विभाजित किया जाता है, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। पूरा पाषाण काल का जो निवास स्थान था, अर्थात कि लोगों के रहने का निवास था, वो अस्थायी जीवन था। चूंकि ये खाद्य संग्रह का काल माना जाता है तो लोग जिस स्थान पे खाद्य ज़्यादा मिलते थे उस स्थान पे निवास करते थे, और उस स्थान के जो खाद्य समाप्त हो जाता था, खाद्य का जो भी संसाधन था समाप्त हो जाता था, तो वो दूसरे स्थान पे चले जाते थे। इनका जो निवास था वो अस्थायी था, वे गुफा में रहते थे या फिर नदी के किनारे वे निवास करते थे। ठीक है, उस समय के जो औजार थे वो पत्थर के बने होते थे, क्योंकि हमें पाषाण युगीन पत्थर के कुछ कुल्हाड़ी मिले हैं और कुछ अन्य हथियार मिले हैं जिनका उपयोग वे शिकार करने के लिए करते हैं या फिर अपने रक्षा के लिए करते थे। इसमें जो पत्थर का उपयोग किया जाता था वो क्वार्टजाइट या फिर सल्क ब्लेड का उपयोग किया जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन आवश्यक है, इसको याद रखना, क्योंकि आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं कि पाषाण युगीन पूरा पाषाण काल में जो पत्थर का उपयोग औजार बनाने के लिए किया जाता था उस पत्थर का क्या नाम था, तो वो क्वार्टजाइट या फिर सल्क ब्लेड के औजार बने होते थे। ठीक है, ये औजार बड़े बड़े पत्थरों के बने होते थे। महत्वपूर्ण स्थल, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर परीक्षा में पूरा पाषाण काल से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी से पूछा जाता है। ठीक है, प्रमुख स्थल में सबसे प्रमुख आता है अतिरमपक्कम। ठीक है, जो कि है तमिलनाडु में स्थित। यहाँ से पूरा पाषाण युगीन कुछ अवशेष मिले हैं। ठीक है, इसीलिए इसको आपको याद रखना है, अतिरमपक्कम जो कि है तमिलनाडु, जिसमें कि पूरा पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं।
मध्य प्रदेश में दो नाम आपको याद रखना है, भीमबेटका और हथनोरा। ठीक है, आप 2-3 बार इनको दोहराएंगे तो आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा। तो भीमबेटका में जो कि है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, यहाँ से कुछ कुछ चित्रकारी मिले हैं। ठीक है, और ये जो चित्रकारी थे ये तीनों ही काल के मिले हैं, पुरापाषाण काल के अवशेष भी मिले हैं, मध्य पाषाण काल के अवशेष भी मिले हैं और नवपाषाण काल के अवशेष भी इन क्षेत्रों में मिले हैं, भीमबेटका और हथनोरा में। हथनोरा में मानव की खोपड़ी के साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं, जो कि खुदाई के दौरान पता चला है। उसके बाद एक याद रखिएगा, मिर्जापुर, यहाँ से भी पुरापाषाणकालीन कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाण काल का जो सबसे महत्वपूर्ण खोज था वो आग का खोज था। हालांकि आग का खोज उन्होंने तो कर लिया था, परंतु आग का उपयोग वे पूर्ण रूप से नहीं आता था उनको। ठीक है, उसके बाद आते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में महत्वपूर्ण बातों को हम लोग जान लेते हैं। मध्य पाषाण काल का जो समय अंतराल था वो 10,000 BC से 4,000 BC के बीच में माना जाता है। अगर आप देखेंगे तो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल ये दोनों ही काल एक ही समय अंतराल में घटित हो रहे थे, और इन दोनों ही कालों को संक्रमण का काल भी कहा जाता है। किसी किसी जगह पे जो विकास का दर था वो कम था, उस जगह को हम लोग मध्य पाषाण काल के रूप में पढ़ते हैं, और जिन स्थानों पे जो विकास का क्रम था वो तेज था, उन क्षेत्रों को हम लोग नव पाषाण काल के रूप में पढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल का जो जीवन था वो आखेटक का जीवन ही बना रहा, खाद्य संग्राहक था, परंतु इसमें एक शुरुआत हो गई है पशुपालन की। ठीक है, और सबसे पहले जो पशु को पालना शुरू किया गया, पालतू पशु बनाया गया, वो कुत्ते को बनाया गया। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। ठीक है, कुत्ते को सबसे पहले पालतू पशु के रूप में बनाया गया। ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस समय के जो औजार थे वो सूक्ष्म पत्थरों के बनना शुरू हो गए और माइक्रोलियम पत्थर से बनना शुरू हो गए। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि जो पुरापाषाण काल है, इस समय के जो भी औजार थे वो बड़े पत्थरों के बने होते थे, परंतु मध्य पाषाण काल तक आते आते जो भी औजार बनने लग गए वो माइक्रोलियम अर्थात कि सूक्ष्म पत्थर के बने औजार बनने शुरू हो गए। ठीक है, प्रमुख स्थलों में आप याद रखिएगा बागौर जो कि है राजस्थान में। ठीक है, बागौर राजस्थान में मध्य पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं, अस्थि पंजर मिले हैं। ठीक है, आरामगढ़ जो कि है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे पशुपालन का साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, और बागौर में भी हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि पशुपालन के साक्ष्य हमें किस स्थान से सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं। तो आरामगढ़ मध्य प्रदेश से पशुपालन के साक्ष्य हमें मिलते हैं, क्योंकि इस जगह पे जो मालिक को दफनाया जाता था उनके साथ कुत्ते को दफनाने के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। उनसे पता चलता है कि जो आरामगढ़ है उस समय पशुपालन करते थे वहाँ के लोग, और कुत्ते को पालतू पशु के रूप में रखते थे। उसके बाद चौपानी मंडो और सरायनहर, ये दो स्थल के नाम आप याद रखिएगा जो कि है उत्तर प्रदेश में। चौपानी मंडो में मृदभांड के अवशेष मिले हैं, अर्थात कि मिट्टी के बने हुए बर्तन के कुछ अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और सरायनहर में भी हमें मध्यकालीन अवशेष मिले हैं जिनसे हम लोग इसके कालक्रम के बारे में पता करते हैं। उसके बाद आते हैं नव पाषाण काल में। ठीक है, तो नव पाषाण काल का जो समय अंतराल है वो 4000 BC से 1000 BC तक के काल को माना जाता है। ठीक है, किसी किसी किताब में आपको 10,000 BC भी मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि मध्य पाषाण काल का जो समय था और नव पाषाण काल का जो समय था वो दोनों ही एक ही समय अंतराल में घटित हो रहे थे। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें किसी किसी किताब में 10,000 भी देखने को मिल जाएंगे और 10,000 से 1,000 ईसा पूर्व भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ का जो जीवन था, इस समय
मनुष्य विकसित हो गए थे और उन्होंने पशुपालन तथा कृषि दोनों ही प्रकार के अपने जीवन यापन के साधन विकसित कर लिए थे। तो जीवन यापन का जो साधन था वो कृषि था, उसके साथ साथ पशुपालन भी था। और पशुपालन करने के साथ साथ वे समाज भी बनाना शुरू कर चुके थे। उनका जो निवास स्थान होता था वो स्थायी होता था और वे झोपड़े बनाना शुरू कर चुके थे और आसपास समाज का गठन करना शुरू कर चुका था। औजार की बात करें तो स्लेट के बने हुए ये पत्थरों के औजार उपयोग करते थे और हमें सूक्ष्म पत्थरों के जो बने हुए कुल्हाड़ी है उसके साक्ष्य हमें इस काल के मिलते हैं। प्रमुख स्थल में आता है बुर्जहोम। ये कितने ही बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेंगे तो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बुर्जहोम जो है ये कहाँ है, कश्मीर में है और यहाँ पे गर्तवास के हमें साक्ष्य मिले हैं, अर्थात कि गड्ढे में लोगों के रहने के साक्ष्य मिले हैं, गड्ढे में लोगों को दफनाने के साक्ष्य हमें बुर्जहोम से पता चलता है। और बुर्जहोम में ही हमें मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी हमें बुर्जहोम से मिलता है। गुफा कराल ये भी कश्मीर में है और यहाँ से हम लोग गुफा में निवास करने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बुर्जहोम और गुफा कराल ये दोनों ही कश्मीर में है और यहाँ से गर्तवास और गुफा में निवास करने के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। चिरांद जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से हड्डी और पत्थर के बने हुए औजार के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। उसके बाद कोल्डिवा ये भी उत्तर प्रदेश में है, जहाँ से चावल के प्रथम साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे दो करके आप याद कर सकते हैं, बुर्जहोम और गुफा कराल जो कि है कश्मीर में, यहाँ से हमें गर्तवास और गुफा में निवास करने के साक्ष्य मिलते हैं। और चिरांद और कोल्डिवा जो कि है उत्तर प्रदेश में है। चिरांद से हमें हड्डी और पत्थर के बने हुए औजार मिलते हैं और कोल्डिवा से चावल के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। अब आते हैं जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस नवपाषाण काल में जो महत्वपूर्ण खोज हुए हैं, आग का तो खोज पहले ही हो चुका था और आग का जो प्रयोग सबसे प्रथम शुरू हुआ वो मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ और उसका उचित प्रकार से प्रयोग करना नवपाषाण के लोगों ने जाना। उसके बाद जीवन को गति देने वाले पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ और ये प्रश्न आपके हर एग्जाम में रिपीट करते रहता है कि पहिए का खोज जो है वो किस काल में हुआ। तो पहिए का जो खोज है वो नवपाषाण काल में हुआ। उसके बाद कृषि का खोज भी नवपाषाण में हुआ और बस्ती बनाने का खोज भी नवपाषाण काल में हुआ। तो मुख्य बिंदुओं को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का भय या फिर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। पुरापाषाण काल को उसके समय अंतराल को देखते हुए 3 भागों में बांटा जाता है। पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। इसका जो समय अंतराल है वो 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी के बीच में माना जाता है। इस समय का जो जीवन था वो खाद्य संग्राहक का जीवन था। लोग गुफा में तथा नदी के किनारे निवास करते थे। जो इनके बने औजार होते थे वो बड़े पत्थरों के बने होते थे और क्वार्टजाइट और सल्क ब्लेड जैसे पत्थरों का उपयोग ये किया करते थे। महत्वपूर्ण स्थल है तमिलनाडु में मिला हुआ अतिरमपक्कम, यहाँ पे पुरापाषाण काल के अवशेष मिले हैं। मध्य प्रदेश में 2 नाम याद रखिएगा, भीमबेटका और हथनोरा। ये दोनों ही क्षेत्रों से हमें मानव के अवशेष मिले हैं। भीमबेटका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नर्मदा नदी के किनारे है और यहाँ से तीनों ही काल के बारे में हमें अवशेष मिलते हैं, चित्रकारी मिलते हैं और गुफा चित्र हमें इस क्षेत्र से देखने को मिलते हैं। मिर्जापुर एक नाम याद रखिएगा, मिर्जापुर से भी पुरापाषाण काल के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आग का खोज जो सर्वप्रथम हुआ था वो पुरापाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाण काल का जो समय अंतराल है वो 10,000 बीसी अर्थात कि 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। जीवन खाद्य संग्राहक का बना रहा, परंतु इस समय पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी और सर्वप्रथम जो पशु पाला गया था वो कुत्ते को पाला गया था। औजार जो थे माइक्रोलियम और सूक्ष्म पत्थर के औजार बनना शुरू हो चुका था।
प्रमुख स्थल आता है बागोर और आरामगढ़, इन दोनों ही क्षेत्रों से पशुपालन के अवशेष मिले हैं। बागोर से कुछ मानव के अस्थि पंजर भी मिले हैं। ठीक है, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि पशुपालन का सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिला है वो आरामगढ़ मध्य प्रदेश से मिला है, ये चीज़ आपको याद रखना है। चौपानी मांडो और सरायनहर ये दोनों ही उत्तर प्रदेश में है। चौपानी मांडो में मृदभांड अर्थात कि मिट्टी के बने हुए जो बर्तन थे उनके अवशेष मिले हैं। नवपाषाण काल का जो समय अंतराल था वो 4000 बीसी से 1000 बीसी के बीच में माना जाता है, और नवपाषाण काल को और मध्यपाषाण काल को संक्रमण का काल माना जाता है। जीवन का आधार था कृषि और पशुपालन का शुरुआत हो चुका था, समाज स्थायी होने शुरू हो चुके थे और लोग समाज बनाना शुरू कर चुका था। औजार में स्लेट के बने हुए औजार का उपयोग किया जाता था। महत्वपूर्ण स्थल है बुर्जहोम और गुफा कराल जो कि कश्मीर में है, जहां से गर्तवास और गुफा में निवास करने के साक्ष्य में मिलते हैं। उसके बाद चिरांद और कोल्डिवा ये दोनों उत्तर प्रदेश में है, जहां से हड्डी और पत्थर के बने औजार मिलते हैं हमें चिरांद से, और कोल्डिवा जो कि है चावल के प्रथम साक्ष्य में मिले हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। बाउंड टू एजुकेशन से जुड़ने के लिए हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।